हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना एस्टेट पीजीटी मैथ का डे 22 है और आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। हमेशा की तरह वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये गारंटी मेरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रायिकता, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। प्रायिकता कहाँ लगती है? जहां 50-50% चांसेस होते हैं। जहां 50-50% चांसेस होते हैं। मतलब अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल क्या है कि मैंने एक कॉइन लिया और उस कॉइन को मैंने टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात समझ रहे हो ना? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो टेल आने की भी कितनी है? 50%। भाई उसको हवा में उछालने के बाद मुझे नहीं पता ना क्या आएगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। जहां संभावना होती है वहां प्रोबेबिलिटी होती है। बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है, आउटकम ऑलवेज हमेशा कितने रहने चाहिए? मोर देन 2 होने चाहिए, या मोर देन 1 कर लो, 2 नहीं मोर देन 1 कर लो। आप बोलोगे मैडम इसका मतलब समझ नहीं आया। बच्चे, आउटकम होते हैं पॉसिबल जितने भी उसके सैंपल स्पेस हैं। अभी मैं बताती हूँ एग्जांपल लेके। सेकंड, नॉन प्रेडिक्टेबल, जिसको हम प्रेडिक्ट ना कर सकते। भाई क्या पता क्या आएगा, कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे जब चांस इक्वल होते। तो ये क्या होता है? नॉन प्रेडिक्टेबल। अभी मैंने कॉइन का एग्जांपल लिया था आपके सामने, और कॉइन में मैंने बोला था या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मेरे पास एक से ज्यादा आउटकम, आउटकम कितने हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मेरे पास आउटकम कितने हो गए? 2। अच्छा, नॉन प्रेडिक्टेबल क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो मैडम हेड आएगा? नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, क्योंकि दोनों के ही क्या है? इक्वल इक्वल चांसेस होते हैं। अब आ गया समझ में रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। बात करेंगे सैंपल स्पेस की। अब सैंपल स्पेस वही होता है, सैंपल स्पेस होता है जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने एक डाई थ्रो किया, मैंने एक डाइस थ्रो किया। एक डाइस थ्रो करने पर पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। भाई 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो ये मेरे पास होता है सैंपल स्पेस। ऑल पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैंपल स्पेस। फॉर्मूला लिखना चाहोगे? फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वही होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम कर लो। क्या कर रही हूँ मैं? और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये होता है। अब चले आगे। देखो भाई, यहाँ हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में, कार्ड के बारे में और कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं। कॉइन की, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगी तो आपको पता है 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट अगर मैं 2 बार कॉइन को टॉस करती हूँ, मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2 की पावर 2, 4। क्या आएंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। यहाँ तक सबको आता है। अगर मैं 3 बार टॉस कर दूं तो, अगर मैंने 3 बार टॉस किया तो 2 की क्यूब 8 आ जाएगा। क्यूब क्यों किया? क्योंकि 3 बार टॉस किया। और 2 क्यों लिया? क्योंकि एक कॉइन के अंदर 2 ही पहलू होते हैं, या हेड या टेल, इसीलिए। बात समझ गए? तो मेरे पास ये 8 बनाना कैसे? ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ फंसता है बच्चा। अब 8 बनाना बहुत आसान है। ये जो आपने 2 वाला सैंपल स्पेस लिखा है, इसको आप 2 बार लिख लो ऐसे। आप इसको ऐसे 2 बार लिख लो, लिख लोगे। और फिर इसके यहाँ पे हेड से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके यहाँ पे टेल से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास ये कितने बन गए? ये मेरे पास 8 सैंपल स्पेस बन गए जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है।
तो कोइन वाला समझ में आ गया। तो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करेंगे डाइस की। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, जो भी नोट्स बना रहा है, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे भाई ये चीजें आपको। देखना, जो मेरे पास थर्ड आता है, सॉरी सेकंड आता है, वो आता है डाइस। अब डाइस जब एक बार मैंने डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस बनेगा या तो 1 या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। मतलब 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना, सबकी पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। अगर मैं 2 बार डाइस को थ्रो करूं, 2 बार, तो अब की बार 6 है भाई। 6 का स्क्वायर कितने बनेंगे, 36। और अगर मैं 3 बार करूं तो, अगर मैं 3 बार डाइस को थ्रो करूं तो 6 की क्यूब मतलब 216 मेरे पास क्या बनेंगे, पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें जो पूछा जाता है ना, वो सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 5 सम आना चाहिए। एटलीस्ट 5 का मतलब कम से कम 5 सम होना चाहिए। 5 से ऊपर जितने भी सम है उन सब का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सम कैसे निकालते हैं वो सुन लो ध्यान से। पहले बेसिक बताऊंगी, फिर उसका ट्रिक बताऊंगी। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ऐसे ही 5 का करोगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और ऐसे ही 6 का आएगा। अब देखना 2 सम कब आएगा, जब 1 और 1 2 सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा जो 2 सम दे रहा, तो कितनी बार आएगा 2 सम, 2 सम आएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास कितनी बार आएंगे 1 और 2 3, 3 सम कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। ऐसे डायगनली चेक होते हैं ये, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो मेरे पास 4 सम कितनी बार आएगा 3 बार। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। ये कितनी बार आएगा 4 बार। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 4 5। तो देख रहे हो, अब आपसे पूछ ले कि एग्जैक्ट 6 सम चाहिए, तो 6 सम कब बनेगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, कितने टाइम्स बनेगा 5 टाइम्स। अपोन में ये कितने है मेरे पास 36, 5/36 आंसर हो गया। अब ये तो था बेसिक अप्रोच, पर ये बैठ के एग्जाम में थोड़ी लगाओगे। अब एग्जाम में कैसे याद रखना है वो चीज देखो। एग्जाम में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। कैसे लिखोगे मैं बता देती हूँ। 2 सम, 3 सम, 4 5 6 7 को बीच मेरे को 8 9 10 11 12। देखो जो लास्ट वाला पेयर होता है ना 6 6 का, मतलब 12 सम भी और 2 सम भी कितनी बार आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा। 3 सम और 11 सम कितनी बार आएंगे 2 बार। 4 सम 10 सम कितनी बार आएंगे 3 बार। 5 सम और 9 सम कितनी बार आएंगे 4 बार। 6 सम और 8 सम कितनी बार आएंगे 5 बार। और 7 सम कितनी बार आएगा 6 बार। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कार्ड्स की, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे कार्ड्स में, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कार्ड के बारे में, ठीक है ना। उतना ही पढ़ेंगे भाई जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा। देखो कार्ड्स के बारे में, क्योंकि काफी सारे लोग कार्ड का पता नहीं होता, जो खेलते वो तो बता सकते, लेकिन जो नहीं खेलते वो कैसे बताएंगे कार्ड्स। तो कार्ड्स में बात करें तो इस कार्ड में होते हैं रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। 26 होते हैं ये। और एक जो 26 कार्ड होते हैं ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये होता है डायमंड और ये होता है हार्ट, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखना है, याद रखना है कि हार्ट कैसा होता है, रेड होता है, और हार्ट की शेप मान लो डायमंड होती है। बात समझ गए। या फिर ऐसे बोल दो कि डायमंड जैसा हार्ट है उसका लाल, ऐसे बोल दो। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 13 और 13।
इसके बाद यहाँ पे ब्लैक में बात करें तो ये आते हैं क्लब और स्पेड। अब हिंदी तो आप देख लेना, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये भी कितने होते हैं, 13 13। तो ये इतना बेसिक आपको जरूर याद रखना है, इतना बेसिक आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं एडिशनल थ्योरम। ये एडिशनल थ्योरम क्या होती है, ये एडिशनल थ्योरम होती है, आपने भी क्वेश्चन सुने हैं कि मान के चलो 20% लोग चाय पीते हैं, ठीक है, फिर 10% लोग कॉफी पीते हैं और 5% दोनों पसंद नहीं करते, तो कितने व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। तो ये इसी पर बेस्ड होते हैं एडिशनल थ्योरम पर। और इसका सबसे फेमस एक जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला P of A union B, P of A plus P of B minus P of A intersection B। बात समझ गए। तो ये होता है मेरे पास, बताओ कर लोगे। अब इसमें दो केसेस और बनते हैं, जब एग्जैक्टली वन आकर, वो क्वेश्चन से समझ आएगा, और ओनली ए आकर। देखो सुनो ध्यान से, इसको डायग्राम से समझाओ मैं दोनों चीजें क्या होती है। ये अपना डायग्राम होगा और ये इस तरीके का होता है, और ये मेरे पास होता है ए, ये होता है बी, ये होता है यूनिवर्सल जिसको बोलते, सॉरी। अब उसने बोला एग्जैक्टली वन आकर, वो एग्जैक्टली वन ये भी हो सकता है या एग्जैक्टली वन बी भी हो सकता है, एग्जैक्टली एक मिलना चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जो इसका फॉर्मूला होगा ना भाई, वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस में ये 2 ऑफ पी, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये दोनों में से निकलेगा, ए में से भी और बी में से भी, 2 बार माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो काउंट ही नहीं करना ना, एग्जैक्टली में सिर्फ इतने वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो दूसरा पार्ट भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं ओनली ए अकर, केवल एक अकर होना चाहिए। केवल एक का मतलब या तो ए ही होगा या बी ही होगा। बात समझ रहे हो, देखो अच्छा ओनली ये लिख रखा क्या मैंने, मतलब केवल ए अकर होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट अकर होना चाहिए। तो ये क्या है, पी ऑफ ए है, और इसमें से ये वाला पार्ट निकाल दो, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिर्फ मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट बचेगा, और ये क्या है, पी ऑफ ए अकर हो जाएगा, समझ गए। और ये किसका होता है फिर, ये होता है मेरे पास एटलीस्ट कम से कम एक, उससे ज्यादा कितने भी हो, एटलीस्ट वन अकर। अब आया समझ में। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट की। ज्यादा डीप में कुछ नहीं समझाऊंगी, ये मैंने लिख रखे क्वेश्चन इसके साथ प्रैक्टिस के, तो आप करना चाहो तो कर लेना। देखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो आपको स्टेटमेंट के अंदर बोलेगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के। अब आया समझ में। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के, देखो लिख भी रखा है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए, मतलब कोई भी है, ए एंड बी नोट है, या फिर ए नोट एंड बी है, या फिर ए नोट बी नोट है, ठीक है ना। तो मेरे पास सबका सेम आएगा, पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ बी नोट, सेम इसका। तो ये होता है, जैसे आपको क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के थ्रू समझना। देखो, एक इन्वेंट गिवन है ए एंड बी सच दैट, जो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3/5। जो पी ऑफ बी आपको गिवन है वो दे रखा है पी, और पी ऑफ ए भी था ना इसमें, पी ऑफ ए गिवन है 1/2, ये नहीं है तो लिख लेना। अब आप पहले क्या करोगे, इंडिपेंडेंट बताना है, फाइंड पी। एक तो हाँ इंडिपेंडेंट बताओ पहले, फाइंड पी, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, वो कहाँ से आएगा, इस वाले फॉर्मूले से जो पहले भी पढ़ा है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी से निकल के आएगा ना। तो मेरे पास यहाँ से निकालेंगे, जगह का थोड़ा सा मेरे पास इश्यू रहता है, देखना, ये यही है मेरे पास। तो इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए 1/2
और यूनियन 3/5, पी ऑफ बी पी हो जाएगा, और इसकी जगह इंटरसेक्शन की जगह क्या डाल देंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मतलब पी इंटू 1/2। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो मेरे आंसर पी का क्या आ जाएगा, 1/5। सेम इसमें गिवन है, पी ऑफ ए दे रखा है, पी ऑफ बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपसे इंडिपेंडेंट पूछा है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये होता है मेरे पास। तो मेरे पास इसको निकालने के लिए और भी चाहिए, दोनों गिवन है, 0.3 इंटू में 0.4, ऐसे कर देना, 0.12 विल बी द आंसर। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने गिवन कर रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है भाई, ये था तो इसका, हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो फाई होता है, या फिर इसी को बोला जाता है जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 0 होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये कंडीशन होती है भाई। मतलब अगर आपको एग्जाम में बोल रखा है कि मेरे पास पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तभी आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, इनका इंटरसेक्शन मेरे पास फाई या 0 आएगा। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव की। हालांकि अपने एग्जाम में आज तक ये देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है। तो एग्जॉस्टिव जब भी होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 होगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बताओ कर लोगे। तो ये मेरे पास कुछ एक प्रॉपर्टी थी जो आपको याद होनी चाहिए। 3 की प्रॉपर्टी मैंने कराई नहीं है क्योंकि मुझे लगता नहीं 3 का आएगा, और आ भी जाएगा तो कुछ डिफरेंट है नहीं। देखो मैं बता देती हूँ, अगर 3 का है ना कि मेरे पास है जैसे पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, ऐसे 3 सेट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा पी ऑफ ए, उसमें ए यूनियन बी लेते थे, इसमें सी भी ले लो, ये हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, क्योंकि इसके बाद ना हमारे पास सॉरी इंटरसेक्शन आते हैं, इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तो वो सब मेरे पास क्या हो जाते हैं भाई, वो सब मेरे पास 0 हो जाते हैं या फिर 5 हो जाते हैं। और एग्जॉस्टिव वाले केस में भी सेम रहेगा, एग्जॉस्टिव वाले केस में भी सेम रहेगा। एग्जॉस्टिव में क्या रहेगा, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये कुछ एक मेरे पास टर्म्स थे जो आपको याद रखनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, ये जो मैं नोट लगवा के जो कंडीशन बता रही हूँ ना, सबको याद करना है इनको। इसके क्या होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉरी होती है, लिखो यहाँ पे फॉर्मूला। अभी भाई देखो डीप पढ़ाने का टाइम नहीं, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर कराती, बिलीव मी। एक बार स्टेट का ये हो जाने दो, और उसके बाद एक बार ग्रुप डी का पेपर हो जाने दो, मैं आपको नवंबर के लिए भाई मैं कोई कॉस्ट नहीं ले रही आपसे। और मेरा रिजल्ट अब की बार जिसने भी बच्चे ने शिद्दत से मेरी ये क्लासेस की ना, मेरा रिजल्ट बता देगा। तो बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब टाइम होगा भाई, अभी हमारे पास टाइम ही बहुत लिमिटेड है। तो अभी जितना बता रही हूँ सिर्फ उस पर फोकस रखो, ये मत करो कि मैडम तो बस ऐसे ही चिपका रही है। ये एक रिवीजन टाइप हो सकता है, पी ऑफ ए अपॉन बी इस तरीके से कंडीशनल होता है। और ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन, क्यों बना दिया, आज मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, बुखार था, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो बना दी क्योंकि काफी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन, पी ऑफ ए 7/13, पी ऑफ बी गिवन है, यूनियन गिवन है, इंटरसेक्शन निकाल लोगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, ये 12/13 डायरेक्ट करके बता रही हूँ, ये हो जाएगा 7/13 प्लस में 9/13, और यहाँ इंटरसेक्शन को मान लो x, तो ये आ जाएगा 9 और 7 16, 16/13, और ये आ जाएगा 12/13। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/13। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 4/13। अगर ए इंटरसेक्शन बी आ गया और बी पता है, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना था क्वेश्चन में, अब ए बाय बी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब 4/13, और अपोन में क्या आ जाएगा बी, तो बी मेरे पास क्या था भाई यहाँ पे 9/13।
तो ये आ जाएगा 13/9। इन दोनों को कट करेंगे 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर बी बाई ए जो नीचे है वो नीचे आएगा, तो यही सेम इंटरसेक्शन तो मेरा 4/13, और अब की बार ए आ जाएगा 13/7, तो 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने साथ में क्वेश्चन लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा। देखो पहले तो दो चीज समझ लो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक होती है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, जो बेस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, आपको एंड गिवन होता है, एंड गिवन होता है, बीच वाला फाइंड करना होता है, बीच वाला फाइंड करना होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको एंड निकालना पड़ता है, इसमें आपको एंड निकालना पड़ता है। जहां एंड निकालना है वहां टोटल टीपीटी, और जहां एंड गिवन है बीच वाला फाइंड करना वहां बेस थ्योरम। हालांकि क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएंगे चीजें, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बेस थ्योरम जो होती है ये ट्री मेथड से सोल्व होती है, ठीक है। ये ट्री मेथड से सोल्व होती है, 2-3 कंडीशन होती है, जैसे कि मेरे एक थैले में 5 बोले हैं, और मैंने 5 बोलों में से 2 बोल निकाल के और दूसरे भी थैले में डाल दी, और जब मैंने उसमें से बोल निकाली तो मेरे हाथ में ब्लैक कलर की बोल थी, तो मैंने एंड बता दिया, तो मैंने क्या बता दिया, एंड बता दिया। और मैं अगर ऐसे बोल दूं कि जो बोल मैंने निकाली वो बोल क्या होगी, ठीक है ना। अगर मैं ये बोल दूं, देखो मैंने बीच का बता दिया कि मैंने उसमें से ना 2 बॉल निकाली है, वो नीली भी हो सकती है पीली भी हो सकती है, तो मेरे हाथ में जो बॉल आई है वो बॉल क्या होगी, जब एंड निकालना हो तो टीपीटी, और जब एंड गिवन हो तो बेस थ्योरम। मुझे पता है क्वेश्चन मिलेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अपने एचटेट में तो नहीं आएंगे। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। देखो भैया क्वेश्चन कैसे हुआ तबीयत जगह खराब होगी। देखो पी ऑफ ए मेरे पास गिवन है, अच्छे से समझना सॉरी। पी ऑफ बी गिवन है 1/4, पी ऑफ ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, और आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा मैडम, 0 होगा। अब ये क्या होता है, ये होता है, इसको एक साइड लिख लेना, ये होता है भाई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होता है। अब ए यूनियन बी आपको निकालना आता है, ए यूनियन बी निकालेंगे, पी ऑफ ए सॉरी पी ऑफ बी और माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। ये यूनियन निकल जाएगा यहाँ से, और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 7/12, तो 1 माइनस का 7/12, तो यह आ जाएगा 5/12, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ गया समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन बताओ भाई कैसे करोगे, सोचो 2 मिनट। अब देखो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो मैं भी बताऊंगा, सुनना पहले ध्यान से। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रायिकता क्या होगी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको ट्रू लिख दो, ये होगी 3/4, ठीक है। और वो 4 में से 3 बार सच बोलता है तो 1 बार झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की क्या होगी, 1/4। आया समझ में। और बताता है कि यह एक 6 है, he throw a die and report that it is a 6। उसने बताया कि ये एक डाइस है जो रिपोर्ट करता है कि 6 आया है, पासे में संख्या के वास्तव में 6 होने की प्रायिकता क्या है। देखो अगर 6 आया है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, क्योंकि एक ही डाइस है। और 6 ना आने की प्रायिकता क्या है, 6 ना आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6, 1 माइनस का 1/6 यही होता है ना। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन देखो किसका है, ध्यान से बताना। एक में 4 में 3 बार सच बोलता है, एक बार एक पैसा फेंका कि 6 है, पासे में वास्तव में 6 आने की प्रायिकता, उसने एंड बता दिया। उसने एंड में क्या बता दिया कि पासे में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, एंड बता दिया, तो मेरे से बीच वाला पूछ लिया, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
देखो एक तो ट्रूथ वाला क्या था 3/4 और 6 आया है इसकी, ये क्या था 1/6 और नीचे आ जाएंगे दोनों क्योंकि उसने 6 आने की पूछी ना और सच बोलता है वो। एक दो यहाँ नीचे आ जाएंगे दोनों, कैसे 3/4 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। इनको सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, सोल्व करो इनको। 3 दूनी 6 तो 1/8 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8 और प्लस में 5/24। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे 24 आएगा एलसीएम, तो 24 हो गया 8 तिया 24 3 5 और 3 8 8/24 और ये हो जाएगा मेरे पास 3/8 क्योंकि 8 से 24 1/3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/8। मेरे पास आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 3/8। इस तरीके से बेस थ्योरम लगवाएगा वो आपसे। दोबारा समझ लो भाई, जो उसने बोला है, उसने बोला है कि मैं सच बोलता हूँ 3 टाइम सच बोलता है। और उसने बोला है कि एक पासा फेंका और उसमें 6 ही है, पहले उसने बताया और बताता है कि 6 है, तो मतलब सच्ची बोला है। तो यही मानेंगे ना 3 बार सच बोलता है। तो पासे में वास्तव में 6 आने की प्रायिकता। जब दूसरा बंदा बोलता है कि ना भी आए तो दोनों आएंगे, लेकिन ऊपर कौन सा केस आएगा सच वाला, क्योंकि वो 3 बार सच बोलता है और उसने क्या बोला है कि 6 है। बात आई समझ में। अब ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि एक ग्रुप में 50% है, 14 ड्रिंक करते हैं टी बट नॉट कॉफी, 30 ड्रिंक करते हैं टी। 50 व्यक्ति जिसमें 14 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं, और 30 लोग चाय पीते हैं, तो कितने लोग कॉफी और चाय। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तबीयत खराब हो रखी है, ये फॉर्मूला होता था हमारा, हालांकि फॉर्मूले का यूज करके नहीं बताऊंगी मैं इसमें, पर ये लिख लेना याद रहेगा। इसमें डायग्राम का यूज करेंगे, ये डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, मतलब ये तो चाय वाले लोग हैं, ये कॉफी वाले लोग हैं। कैसे दिखा समझ जाना। अब उसने बोला है कि 14 लोग जो है ना चाय पीते बट कॉफी नहीं पीते, तो ये जो लोग है ना ये लोग कौन है 14। उसने बोला है कि 30 लोग चाय पीते हैं, तो 30 में ये भी आ गए, 30 में ये भी आ गए, तो ये पूछा है अपने ये बचे हुए कितने हैं, तो 30 माइनस का 14 कितने बचे हुए 16। कर लोगे ना। देखो भाई, कक्षा में 100 छात्र हैं और गणित में देखो, गणित में अनुत्तरण हुए हैं 50, ऐसे लिख लो 50, और 45 हुए हैं फिजिक्स में और 40 हुए हैं मैथ, इसमें स्टेटिस्टिक में। तो कुल मिला के 135 बालक फेल और 32 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में फेल है, और तीनों विषय में केवल एक छात्र उत्तीर्ण हुआ। तो एक उत्तीर्ण हुआ तो कितने 99 तो बंदे क्या है फेल है, चाहे वो 1 में है, चाहे 2 में है, चाहे 3 में है। अब इस बात सुनो, इस 135 में कौन कौन गिना गया है भाई, इस 135 में 99 लोग भी गिने गए हैं जो फेल हुए किसी ना किसी एक में। अच्छा, ये 32 लोग भी गिने गए हैं क्योंकि ये तीनों विषयों में 2 या मान उत्तीर्ण थे, तो ये भाई एक एक के करके इनमें भी गिने गए हैं। और ये मेरे पास प्लस में मान के चलो x ऐसे बच्चे थे जो तीनों में फेल हुए थे, तो वो भी गिने गए हैं, तो ये आ जाएगा 2x। बात आई समझ में। जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है इनको भी तो 2 बार एक्स्ट्रा काउंट किया गया है ना, तो इनको भी बाहर निकालो। बस यहाँ से इनको सोल्व कर दो तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये बना देगा 135, ये हो जाएगा सम 131 और ये आ जाएगा 4/2, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2। अब लाइट गई भाई मेरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं अब की बार आंसर पिन भी कर दूंगी, नहीं पिन करूंगी तो आंसर जरूर बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 22 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मंडे को 23वीं क्लासेस आ जाएगी इनइक्वालिटी, और उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा और मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं आपको वो भी कंप्लीट करा दूंगी। तो जो भी भाई या बहन नए जुड़े हैं वो पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो करो और अपना एस्टेट पीजीटी एग्जाम अब की बार क्लियर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।